फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। कल हमने ये देखा कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तभी होगा अगर जो इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, राइट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम करते क्या है, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक, कल भी बताया, लाइट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। सी व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हाउ वी प्रूव दिस थिंग। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है इसकी, देखिए हम क्या करते हैं, एक मेटल की प्लेट ले रहे हैं, थोड़ा उसको आर्क शेप में रखते हैं ताकि ज्यादा लाइट कलेक्ट करे वो। एंड यहां एक दूसरी मेटल की प्लेट है, देयर इज ए फिजिकल सेपरेशन बिटवीन देम, कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं है। एंड इन दोनों के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम कोई बैटरी लगा देंगे। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको एनक्लोज करेंगे एक ओपेक से ट्यूब में, ताकि हर कहीं से लाइट नहीं आती रहे, नहीं तो लाइट विल कम फ्रॉम एनी साइड। तो यहां एक विंडो होगी, ट्रांसपेरेंट विंडो। थ्रू दिस विंडो द लाइट कैन एंटर एंड यहां से ये लाइट मतलब फोटॉन्स एंटर करेंगे और फॉल करेंगे इसके ऊपर, विच इज कैथोड। इसको कैथोड बोलते हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इसको कलेक्टर सॉरी इसको एमिटर भी बोलते हैं, एमिटर। और इसको एनोड या कलेक्टर बोलते हैं, हम एनोड बोलेंगे। हियर सी इज ए प्लेट, मेटेलिक प्लेट विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, इट इज कॉल्ड एज कैथोड। एंड ए जो है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूं, फिर बाद में बताऊंगा क्यों ऐसे बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज एमिटर और बेटा इसको बोलते हैं कलेक्टर। एमिटर एंड कलेक्टर, एक एमिट करता है एक कलेक्ट करता है। किसको एमिट करता है किसको कलेक्ट करता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ लाइट का कोई सोर्स होगा और यहां से लाइट फॉल करेगी इन द फॉर्म ऑफ दीज फोटॉन्स। कल हमने आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी, जिससे हमें यह पता चला कि फोटॉन्स की एनर्जी अगर इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी चले जाते हैं एमिट होके, अगर ये बैटरी हम नहीं लगाते तो। मतलब अगर हम इस टर्मिनल को पॉजिटिव नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी चले जाते। लेकिन क्या हो रहा है, हमने यहाँ पॉजिटिव लगाया, इलेक्ट्रॉन रैंडमली स्प्रेड नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इन फोटॉन से जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और ये सब इलेक्ट्रॉन्स चल पड़े टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता जाएगा और सप्लाई करेगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता जाएगा। इसको एमिटर बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है, और इसको कलेक्टर बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पर कलेक्ट हो रहे हैं, जाके ये इसको कलेक्ट करके दे रहा है टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइट की वजह से एमिट हुए। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेटा हम यहां पर कोई मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर लगा दें, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर लगा दें, तो हम ये देखेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, क्योंकि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो माइक्रोमीटर या मिलीमीटर दिखाएगा डिफ्लेक्शन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है ना, तो करंट की डायरेक्शन बेटा इससे अपोजिट होगी। इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट के फॉल करने से
फोटॉन्स एमिट हुए, अगर हम ये बैटरी नहीं लगाएंगे, ये फोटॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे, करंट नहीं होगी। करंट तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, इस करंट को क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, उस करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, जो हमने ये जो वोल्टेज लगाई V, इसको एनोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू एनोड। ऑफ कोर्स जब ये एनोड के अक्रॉस है तो कैथोड के अक्रॉस भी है ही है, लेकिन इस एनोड के पोटेंशियल के कारण या इस वोल्टेज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर ही देगा, चाहे हम इसको पॉजिटिव नहीं भी लगाएं, क्योंकि लाइट जो फॉल कर रही है, राइट, ये लाइट फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स के कारण लाइट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, so these are called as photoelectrons. So this phenomena of emission of electrons from the surface of a metal when light of suitable intensity falls is called as the photoelectric effect. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बिल्कुल कंडक्शन के हिसाब से देखें तो बेटा ये दोनों फिजिकली सेपरेट हैं। दैट मीन ये वैक्यूम है, यहाँ इस वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, वो सिर्फ इस बैटरी के कारण नहीं हो रहा। आप ये लाइट का सोर्स बंद कर दो, यहां से इसको ओपेक बना दो, अब जितनी मर्जी बड़ी बैटरी लगाओ, अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप करके तो नहीं जाने वाला, राइट। तो ये जो करंट फ्लो कर रही है ये इस बैटरी की वजह से नहीं है, ये करंट इस लाइट, इस फोटॉन की वजह से है, इन फोटॉन्स की वजह से है। इस बैटरी की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिली, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होके किसी रैंडम डायरेक्शन में भी जा सकते थे, करंट नहीं होती, बट एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तो बिना इस बैटरी के भी हो जाता। इसलिए यहाँ पर जो डोमिनेंट रोल है वो इस बैटरी का नहीं है, वो इस लाइट का है, जो लाइट फॉल कर रही है। और अगर हम बैटरी लगा दें लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने का मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करती। ठीक है, मैंने आपको कल केस बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका फॉर्मूला है न्यू माइनस एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर है ई माइनस फाइव, एच न्यू हो गया ई और एच इंटू न्यू जीरो हो गया फाइव। ठीक है, अगर ई फाइव से बड़ा होगा तभी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, और वही पॉसिबल सिचुएशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो चाहिए और ना ही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। अब इसमें इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझना आपने। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी का इफेक्ट कैसा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, इंपॉर्टेंट है ये, वैसे सिंपल भी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटेंसिटी होता क्या है। व्हाट इज इंटेंसिटी? इट इज द एनर्जी, या एनर्जी भी नहीं बोलेंगे, इट इज बोलेंगे इट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। photons falling per unit area per unit time। जितने ज्यादा photons फॉल करेंगे
उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि एक फोटान की एनर्जी होती है बेटा E इक्वल्स टू एच न्यू। ये n फोटान्स की नहीं है, n फोटान्स की एनर्जी n इंटू एच न्यू होती है। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटान, E इक्वल्स टू एच न्यू। सो अगर ये एक फोटान की एनर्जी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन और उस एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा फॉल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, ज्यादा फोटॉन्स मींस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए अगर हम इंटेंसिटी को प्लॉट करें अगेंस्ट करंट, देखो अगर लाइट फॉल नहीं करेगी इंटेंसिटी जीरो, फोटॉन्स फॉल नहीं कर रहे इंटेंसिटी जीरो, करंट भी जीरो। फिर हमने लाइट को अलो किया, लीनियर रिलेशन है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा करंट उतनी ज्यादा। ठीक है, बिकॉज जितने फोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा करंट। राइट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ये याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiations. That is why the graph between intensity and photoelectric current will be a straight line. ये ग्राफ इसी चीज का इंडिकेशन है। लीनियर रिलेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे ओम्स लॉ पढ़ते हैं आप, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कैसे, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, देखो ये हमारे पास कैथोड है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। एक केस में हमने लाइट का सोर्स यहां रखा, फोटॉन्स फॉल करे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। सेकेंड केस में हमने क्या किया, इसको पास ले आए। पास ले आएंगे तो अब ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे पर यूनिट टाइम, ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो करंट भी ज्यादा, क्योंकि करंट किसकी वजह से है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकले ही दो तो हम ज्यादा करंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रॉन्स 200 आ रहे हैं, 5000 आ रहे हैं, ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी। दूसरा है बेटा इफेक्ट ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल को हम चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, पहले वही सेटअप बनाता हूं। देखो लाइट फॉल कर रही है, सपोज हमने बैटरी लगाई ही नहीं, सफिशिएंट लाइट फॉल कर रही है, यहां हम इंटेंसिटी चेंज नहीं करेंगे, फिक्स कर दिया हमने सोर्स। ठीक है, ये डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। यहां से मान लो पर सेकंड 5000 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, 5000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड। बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी नहीं लगाई है तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इधर आएगा, रैंडम डायरेक्शन में जाके भी कोई ना कोई वो भी रैंडम ही है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर हम वोल्टेज नहीं भी लगाते ना, इसलिए मैंने बोला वोल्टेज का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है यहाँ, क्योंकि अगर आप वोल्टेज 0 पे रखते हो इवन देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1% इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे, 5000 में से 50 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे। ठीक है, या 500 में से 5 तो आ जाएंगे, 100 में से 1 तो आ जाएगा, उसकी वजह से थोड़ी सी करंट तो होगी।
फिर हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर दिया, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो अब वो परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जो पहले 5% या 1% आ रहे थे, अभी हो सकता है वोल्टेज हमने थोड़ी बढ़ाई 5% इलेक्ट्रॉन आ गए, और बढ़ाई 10% आ गई, और ज्यादा करेंगे 100% इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने 100%? किसके 100%? जितने एमिट हुए उसके। तो उससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर वो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हुए, हमने इंटेंसिटी को फिक्स किया हुआ है, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो भी फिक्स हो गया। ठीक है, मान लो हमने इंटेंसिटी ऐसे सेट कर दी यहाँ सोर्स की, 1 सेकंड में 5000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो अगर वो 5000 के 5000 ही यहाँ पहुंच रहे हैं, तो और वोल्टेज बढ़ाने से कोई 6000 थोड़ी ना पहुंचेंगे, क्योंकि निकल ही 5000 रहे हैं। इसलिए अगर हम वोल्टेज नहीं भी लगाते, देखना बेटा, अगर हम वोल्टेज नहीं भी लगा रहे तब भी करंट फ्लो करेगी थोड़ी सी। कितनी थोड़ी? वो तो डिपेंड करता है मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, बट 0 से तो ऊपर ही होगी। उसके बाद हमने वोल्टेज बढ़ाई, करंट बढ़ने लगी। देयर विल बी अ स्टेज व्हेन सैचुरेशन इज रीच्ड, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे फ्रॉम द कैथोड, वो सारे के सारे जब एनोड तक पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें, मान लो मैंने पहले इंटेंसिटी रखी थी आई, अब मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, सोर्स को थोड़ा पास ले आता हूँ। जब हम सोर्स को थोड़ा पास ले आएंगे, तो अब क्या होगा, अगर लाइट फॉल नहीं कर रही फिर तो ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट होगा। बट अगर पहले अगर एक पर सेकंड 5000 निकल रहे थे, तो अभी पर सेकंड हो सकता है 6000 निकले। तो मान लो मैंने इंटेंसिटी 2i कर दी, या डिफरेंट वैल्यूज लेके ऐसे बोल दूं, ये इंटेंसिटी i1 है, ये i2 है, और मैं ये बोलता हूँ कि i2 i1 से बड़ा है, पर फिर भी सैचुरेशन तो होगा। फिर अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ा दूं, जब लाइट फॉल नहीं कर रही तब तो 0 है, बट अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो अब पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और सैचुरेशन करंट भी इसलिए ज्यादा होगी। तो i3 जो है वो मैंने i2 से बड़ी ले ली, i2 i1 से बड़ा है, i3 इज ग्रेटर देन i1। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से, अगेन द सेम थिंग, ज्यादा डोमिनेंस देखो किसका है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट उतनी नहीं बढ़ रही जितनी इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ रही है। क्योंकि करंट उस बैटरी की वजह से नहीं है, उस बैटरी के कारण खाली डायरेक्शन मिली है। जब हम बैटरी ऑफ करते हैं फिर भी कुछ करंट फ्लो करती है थोड़ी सी। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें बैटरी ऑफ रख के, तब भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। दैट मीन्स अगर हमने कोई बैटरी नहीं भी लगाई फिर भी करंट फ्लो कर रही है, और अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ती जा रही है, थोड़ी देर बाद सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, और ये डिफरेंट सैचुरेशंस अलग अलग वैल्यूज के क्यों हैं? क्योंकि हम इंटेंसिटी को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास डिवाइस है, सडनली मैं क्या करता हूं, ऐसे मान लो ये वेरिएबल है, वोल्टेज बढ़ाने लगता है, जैसे वोल्टेज बढ़ाने लगा, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कहीं और भी जा रहे थे वो भी आना शुरू हो गए। सडनली मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है ना वो कांस्टेंट हो गई। अब मैं वोल्टेज और बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट की वैल्यू फिक्स हो गई। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे वो सारे के सारे यहाँ पहुंच रहे। बट मुझे ज्यादा करंट चाहिए, तो मैं इस सोर्स को भी थोड़ा पास ले आऊंगा, इधर ले आऊंगा। तो पहले अगर मुझे मैक्सिमम करंट इतनी मिली थी, से दिस इज 10 मिली एम्पियर, तो अब मुझे मैक्सिमम करंट थोड़ी ज्यादा मिलेगी 15। थोड़ी और चाहिए ज्यादा, तो इंटेंसिटी को और बढ़ा दूंगा। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डोमिनेंटली डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, वोल्टेज पे नहीं। वोल्टेज बढ़ाने से मुझे ये अगर 10 मिल रही है ना, तो वोल्टेज बढ़ाने से ये 15 नहीं हो सकती। अब ये तो सैचुरेशन 10 सी है इसकी, इसलिए अगर मुझे ज्यादा चाहिए होगी तो मैं करंट को बढ़ाऊंगा। लेकिन जब लाइट फॉल नहीं कर रही, सॉरी जब वोल्टेज नहीं लगाई तब भी करंट फ्लो कर रही है, तो हम इस डिवाइस को ऑफ कैसे करेंगे फिर? ये तो हमेशा, अगर यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इस पे लाइट कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, सपोज बैटरी बंद कर दें फिर भी बल्ब तो ऑन ही रहेगा, चाहे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी करंट तो फ्लो कर ही रही है अगर लाइट फॉल कर रही है।
तो इसको ऑफ करने का तरीका क्या है? या तो ये वाली विंडो बंद कर दो, मतलब इस लाइट को ऑफ कर दो, लाइट ऑफ, ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑफ। या दूसरा जो टेक्निकल तरीका करते हैं, लाइट पे फॉल कर रही है बट हम इसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, बैटरी उल्टी लगा देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, अब लाइट तो, अब ऐसा नहीं बोलना कि अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल रहे हैं, लाइट इसी पे फॉल कर रही है और यही वाला पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? अब करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन एक क्लोज पाथ में मूव करता है, पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, तब जाके करंट। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसी में कलेक्ट हो रहे हैं, तो इमिशन तो हुआ ही नहीं। एक किस्म से हमने बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। तो उसके लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है, देखो उस नेगेटिव पोटेंशियल को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना, y मतलब यहाँ करंट है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझेंगे ध्यान से। दिस इज कॉल्ड एज stopping potential. It is the negative potential applied across the anode। जो एनोड किसको बोला, जो नॉर्मली पॉजिटिव है उसको एनोड बोलते हैं, बट यहां हम एनोड को नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एनोड टू मेक द फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0। is known as stopping potential। V0 से रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। एनोड के अक्रॉस जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को रोक लें, ताकि हम करंट को 0 कर दें। इलेक्ट्रॉन्स को रोकना क्या मतलब हुआ, करंट को 0 कर दिया। इस नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये भी मैं समझाऊंगा, अभी लिख लीजिए चाहे आप डायरेक्टली। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इंटेंसिटी I1 है तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही, I2 है, I3 है, एवरी टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। क्यों नहीं करता वो समझेंगे, अभी लिख लीजिए। ग्राफ बना लो बेटा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेन क्वेश्चन आपका यही बनेगा। पहले हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सप्रेस कैसे करना है। बेटा सपोज करो ये मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन सेम हुआ क्योंकि सेम मेटल है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। देखने में ऐसे लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या है देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल सरफेस के पास हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इंटीरियर में हैं। बेटा जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होगा वर्क फंक्शन सबका सेम है क्योंकि ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैक्स। जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर होगा ना, उसको बाहर आने में भी तो उसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो डिफरेंट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। तो यहां से
अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एक की एनर्जी है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की एनर्जी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 98 लिख लिया। चलो, हमने कौन सा ऐसा यहां पर पोटेंशियल लगाना है, नेगेटिव पोटेंशियल, कि हम इस मैक्सिमम वाले को रोक लें, बाकी वाले ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। अगर हम यहां पर वोल्टेज भी 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से लगाएं तो ये रुकेगा ना, ये तो नहीं रुकेगा। हमें किसको रोकना है? हमारी टेंडेंसी, वहां से बड़े सारे फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हमारी टेंडेंसी होगी कि जो सबसे तेज है उसको रोकने के लिए कुछ यहां पर पोटेंशियल लगा दो, तो बाकी वाले तो पहले ही रुक जाएंगे, राइट। इसलिए ये भी आपको एक पता है, बेसिक रिलेशन है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है ना, वर्क, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज वर्क। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, ये तो पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को रोकना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, पोटेंशियल कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, वर्क होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, लेकिन E इंटू V0 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू V मैक्स स्क्वायर। E इंटू V0 हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल, दैट इज वर्क, एंड काइनेटिक एनर्जी किसकी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है? बेटा दो चीजें हैं, कंफ्यूजिंग है दोनों, मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। एक है एनर्जी और एक है नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एक है नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब इंटेंसिटी, एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन मतलब फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू h न्यू। अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम नंबर बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब अगर हम सोर्स दूर रखें और उसको पास ले आए तो क्या बढ़ा, इंटेंसिटी। लेकिन अगर हम जो इमिटेड फोटॉन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, वेवलेंथ कम करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना तो ज्यादा फोटॉन्स फॉल करते हैं, तो ऑफ कोर्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी को नहीं चेंज करेंगे, देखो। और जब एनर्जी बढ़ेगी ना तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी, अब वो पहले से तेज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे देखना, E इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ mv² होता है। जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के एनर्जी बढ़ी, लेकिन वर्क फंक्शन तो नहीं बढ़ेगा ना, वर्क फंक्शन तो मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल तो वही है। तो जब हम इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाते हैं ना, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। उससे क्या होता है, जैसे हमने ये 2.1, 2.2, 1.98 ऐसे एनर्जी थी, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो कोई और इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा 1.95 वाला, या कोई और भी आ जाएगा 2.12 वाला, सपोज। लेकिन अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये 2.1 का 2.4 हो गया, सपोज 2.2 का 2.6 हो गया, इसका 2.4 हो गया, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रहेंगे उतने ही। एनर्जी बढ़ाने से क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां से आपको बेटा तीसरा वाला फैक्टर समझ में आएगा, जो किसके लिए है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
कि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहले कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी क्वांटिटी बढ़ गई जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड थी। विद इंक्रीज इन frequency of incident radiations, with increase in frequency of incident radiations, the kinetic energy of the emitted electrons also increases. ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये समझ में आ रहा है कैसे? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, E इक्वल टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन तो बढ़ता नहीं है, वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है, तो उससे क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जिस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ लगाया था, अब मैंने फ्रीक्वेंसी, मान लो ये ग्राफ था मेरे पास पहले, ठीक है, और ये ग्राफ था बना सेम है, पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थी ν1, ठीक। जब मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा, कैसे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, उससे मेरी सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सैचुरेशन करंट कब बढ़ती है? जब ज्यादा फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। फोटॉन्स तो उतने ही है, सिर्फ उन फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ी है, उससे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है। सैचुरेशन करंट विल बी सेम, क्योंकि सैचुरेशन करंट मतलब कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, अब पहले जितने आ रहे थे उतने, क्योंकि कितने फोटॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड करता है फोटॉन्स कितने फॉल कर रहे हैं, और वो तो इंटेंसिटी है, और हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। अभी हम किसको चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। ये बना ग्राफ, तो ये है मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं बोलूंगा ये V01 है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं इंसिडेंट रेडिएशंस की, देखो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पहले मैंने, मान लो पहले क्या था, 2.2 थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वो मैक्सिमम हो गई 2.4। तो अब ये 2.2 को रोकने के लिए ये लगाया था, तो जिसकी 2.4 हो गई वो तो नहीं रुकेगा ना, तो इसलिए अब मुझे ज्यादा बड़ी वैल्यू लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, लेकिन सैचुरेशन करंट सेम ही होगी, तो ये भी इधर आएगा। इससे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा। अगर मैं और बढ़ा देता हूं इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, ये ν1 फ्रीक्वेंसी, ये ν2, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूं ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट अभी भी उतनी रहेगी। ये फ्रीक्वेंसी हो गई ν3, ये ν2 और ये ν1। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा? सैचुरेशन करंट, लेकिन क्या बढ़ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, फिर से समझो वो क्या, एक ग्राफ की फॉर्म में समझो, उसमें एल्गोरिथम की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, किसकी? फोटॉन की एनर्जी बढ़ी, फोटॉन्स नहीं बढ़े, फोटॉन्स उतने ही, लेकिन अब उन फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा हो गई तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, बट जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम अगर पहले लगा रहे थे कुछ पोटेंशियल किसी को रोकने के लिए, और वो एनर्जी अभी ज्यादा हो गई है, तो अब उस पोटेंशियल पे तो नहीं रुकेगा, अब हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना है। तो दैट मीन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, मैं ग्राफ भी बताऊंगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी हमने पहले लिखा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज लगानी पड़ेगी टू स्टॉप द फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज लाइक कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है
increases with increase in frequency of incident radiations. Stopping potential increases with increase in frequency of incident radiations. Incident radiations की frequency बढ़ाएंगे, stopping potential बढ़ेगा. In fact, अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें, ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास इक्वेशन है 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट है. इसे मैं लिख सकता हूं E इंटू V0 चार्ज इंटू पोटेंशियल इज वर्क एंड वर्क इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0. थोड़ा टेक्निकल होगा, ध्यान से समझना. V0 कितना बनेगा? h बाई ई इंटू न्यू माइनस h बाई ई इंटू न्यू 0. इस इक्वेशन में क्या वेरिएबल्स हैं पता है? दो ही वेरिएबल्स हैं, एक V0 और एक न्यू. न्यू 0 तो फिक्स है ना, जैसे वर्क फंक्शन फिक्स है वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तो फिक्स है. किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स है तो यही तो होता है h इंटू न्यू 0. सो V0 हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी. अभी भी नहीं अगर समझ आ रहा है ना, तो ऐसे देखो, दिस इज y इक्वल टू mx माइनस सी इक्वेशन. ये आ गया c कांस्टेंट, h कांस्टेंट, e कांस्टेंट, न्यू 0 कांस्टेंट. h बाई e हो गया m कांस्टेंट, स्लोप, और वेरिएबल क्या है? y और x. अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाते हैं मैथ में ग्राफ? जब x 0 है तो y है माइनस c, ये बनेगा ग्राफ. तो ये भी जो इक्वेशन है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए straight line like this. Y equal to mx minus c. We have y equal to mx minus c. तो ये इक्वेशन कोई नई नहीं है, ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी. उसी को मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिखा. और ये भी आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो अगर इस इक्वेशन का ग्राफ ये है तो इस इक्वेशन का ग्राफ भी यही होगा, क्योंकि नेचर तो सेम है, सिर्फ वेरिएबल ही तो डिफरेंट है. तो वो किसके बीच में ग्राफ बना? y इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, x इज फ्रीक्वेंसी. जब फ्रीक्वेंसी 0 है, सोचो, जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो v0 कितना है? माइनस h न्यू 0 बाई ई. प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये नेगेटिव है ना, तो यहां से शुरू करूंगा और ये बन जाएगा ग्राफ बिल्कुल वैसा, सिर्फ वेरिएबल्स डिफरेंट हैं. ये वाला वेरिएबल क्या होगा? यहां से उठाना वैल्यू आप. ये वाला वेरिएबल क्या हुआ? ये वाला कांस्टेंट क्या हुआ? इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, माइनस h न्यू 0 बाई ई. ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास कभी भी नहीं करेगा.
ये वैल्यू जो है ये एक्चुअली न्यू जीरो है, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास करने का मतलब हो गया ये फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ही जीरो है तो हम फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की बात ही नहीं करेंगे, मतलब एनर्जी है ही नहीं उन इलेक्ट्रॉन मरे हुए खुद वो फोटान, तो कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? इलेक्ट्रॉन तभी आएगा अगर फोटान एनर्जेटिक होगा। कितना एनर्जेटिक? कि जितनी इलेक्ट्रॉन के पास पहले से एनर्जी है, जिसको वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, राइट? सो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता, इसका मतलब है देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड। वो पूरा एक थ्रेशोल्ड है, एक वो गेट है, इसके इधर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं है, इधर इधर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है। और जब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो रोकेंगे तो तब जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, इस सिचुएशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा। तो जब आ ही नहीं रहा तो रोकेंगे किसको, राइट? सो और अगर आप इक्वेशन देखेंगे, क्या इक्वेशन थी? V0 इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू जीरो। ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसी है। इस इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंस है, हम इस इक्वेशन से ये ग्राफ तो बना लेंगे, इक्वेशन को मैनिपुलेट किया, फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंटली हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता गया, लीनियर ग्राफ बन गया। लेकिन यहां देखिए, अगर ये एंगल है थीटा, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा V0, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा न्यू। ऐसे समझना, नहीं समझ में आता तो ये लो, मैं यहां से बनाता हूं, ये मैंने y लिया होता है, ये मैंने x लिया होता है, इसको मैं बोलता हूं डेल्टा y और इसको बोलता हूं डेल्टा x। तो ये हो गया, यहां से यहां जब ग्राफ गया तो फ्रीक्वेंसी में ये चेंज आई और पोटेंशियल में ये चेंज आई। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ इस इक्वेशन से tan थीटा कितना आएगा? इस ग्राफ से, ग्राफ हमने बना लिया एक्सपेरिमेंटली, tan थीटा आएगा डेल्टा V0 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन अगर आप इसके साथ कंपेयर करो, ये इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन है ना। तो इसमें ये m जो है वो h बाई ई है, तो m ही तो tan थीटा होता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? tan थीटा। सो व्हेन यू कंपेयर दिस यू विल सी कि h बाई ई किसके बराबर हुआ? डेल्टा V0 डिवाइडेड बाय डेल्टा न्यू। तो h कितना हुआ? डेल्टा V0 डेल्टा न्यू इंटू ई। हमने ग्राफ से ये वैल्यूज देख ली, ठीक है, ये कितना है, ये कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज, देखो एक और एप्लीकेशन आ गया, हम पढ़ कुछ और रहे थे, मिला क्या हमें? दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता चला होगा? ये 6.67 इंटू 10 बेस पर -34 है, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। दिस इज द, जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, तो यहाँ ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसी सेटअप से इक्वेशन को मैनिपुलेट किया, उसको किया, उसके साथ कंपेयर किया, और हमारे पास ये ग्राफ, और उस ग्राफ की जो स्लोप है उससे हमें h बाई ई मिला, जो वो h बाई ई tan थीटा है। जब आपके पास ग्राफ बन गया तो tan थीटा तो फाइंड कर ही सकते हैं,
तो ई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, आज इतना करो।